अगर ध्यान से देखिएगा तो यह एक भेड़ की तरह दिख रहा है। बिल्कुल सही, यह भेड़ ही है। और यह फ्लिस फ्लिस मतलब होता है ऊन, और गोल्डन मतलब होता है सुनहला। तो एक सोने के रंग वाला यह ऊन का ऊन का जो है ये भेड़ का जो है ये एक खाल जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसका कवर दिख रहा है। इसके पीछे एक कहानी है गोल्डन फ्लिस के पीछे, जिसको यहाँ पर गांधी जी दर्शाना चाहते हैं। गांधी जी का यही कहना है कि गोल्डन फ्लिस के पीछे भागना हमारे लिए क्या है। तो रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोट सर्टेन डेट। कोट जानते ही हैं आप लोग, कोट मतलब हो जाता है जैसे कि कचहरी, लेकिन यहाँ पर कोट का मतलब है पाने का प्रयत्न करना। यहाँ वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो क्या कहते हैं कि आई नो दैट, मैं जानता हूँ, फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लिस, गोल्डन फ्लिस के पीछे भागना, इज टू कोट सर्टेन डेट, निश्चित रूप से मृत्यु को पाने का प्रयास करना है। गोल्डन फ्लिस आखिर है क्या, कि उसके पीछे भारत अगर भागेगा तो वो निश्चित रूप से अपने मृत्यु को पाने का प्रयास करेगा। तो जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं गोल्डन फ्लिस को। तो इसके पीछे की जो कहानी है पहले उसे जानना पड़ेगा। तो कहानी तो फिलहाल बहुत बड़ी है, तो उतनी बड़ी कहानी हम लोग नहीं जानेंगे, इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये जो कहानी है वह ग्रीक की एक मिथोलॉजी है, यानी कि पौराणिक कहानी है। और उस कहानी में ये जो गोल्डन फ्लिस है, यह प्रतीक चिन्ह बना है ऑथोरिटी और किंगशिप का, यानी कि अधिकार और राजपद का। इस कहानी में ऐशन नाम का एक राजा होता है, जो कि थिस्ली नामक स्थान पर जो है वो अपना राज्य करता है। उसका भाई उसे मारकर उसके जो अधिकार क्षेत्र है, जो उसका राज्य है, उस पर कब्जा कर लेता है। उसका एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है जेसन। जेसन किसी भी तरह से बच जाता है। दैट मीन्स कि उसकी माँ जो है वह एशन के भाई जिसका नाम था पिलियस, उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, तो वो उसे छोड़ देता है। बाद में जैसन को, जो कि एशन का पुत्र था, उसे कैलियन नामक एक व्यक्ति के पास शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है, ताकि वो अस्त्र शस्त्र चलाना सीखे। और तस्वीर में आप देख सकते हैं यह जो शरीर आधा घोड़े का, और जो ये आधा जो है व्यक्ति जैसा दिख रहा है, यही कैलियन है। और जो ये बैठा हुआ है ये जैसन है, बड़ा हो चुका है ना। तो यह इसे शिक्षित करता है, और सारी शिक्षाएं लेने के बाद जब ये 20 वर्ष का होता है, तब ये निर्णय करता है कि वह अपने पिता की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने राज्य वापस जाएगा। लेकिन रास्ते में एक घटना घटती है कि हेरा नाम की जो कि देवी रहती है, वो बूढ़ी बूढ़ी औरत का रूप धारण कर नदी के पास रहती है और सभी से सहायता मांगती है। जैसन उसकी सहायता करता है, और सहायता करने के क्रम में जैसन का एक जो सैंडल है, जो एक चप्पल है, वो नदी में बह जाता है। जब वह अपने राज्य पहुंचता है तो वहां पर सैनिक उसे गिरफ्तार करके पिलियस के पास ले जाते हैं। और वहां पर पहले से ही भविष्यवाणी की गई रहती है राजा के, पिलियस राजा के पास, कि एक चप्पल वाला व्यक्ति ही
तुम्हें तुम्हें जो है वो नष्ट करेगा। इस कारण से इसे गिरफ्तार करके पिलियस के पास ले जाया जाता है। वहां पर जैसन सारी बातें बताता है और अपने आप को सही राजा बताता है और कहता है कि गद्दी उसे चाहिए। पिलियस उसे गोल्डन फ्लिस लाने के लिए भेजता है। जो ये गोल्डन फ्लिस है, यह समुद्र पार एक सुदूर प्रदेश में रहता है जहां पर जाना शायद असंभव था, लेकिन इस बात को स्वीकार कर लेता है। और पिलियस ये भी कहता है कि अगर वो गोल्डन फ्लिस लेकर के आ जाएगा तो वो गद्दी छोड़ देगा और जैसन जो है वो किंग बन जाएगा, राजा बन जाएगा। जेसन जो है, जो हीरा देवी जिस जिस बूढ़ी औरत की उसने मदद की थी, उसकी सहायता से वो अपना शिप तैयार करता है। और यह माना जाता है कि यह दुनिया का पहला पानी का जहाज था। हीरा की मदद से ही वह जो है कुछ अपने सैनिकों को भी तैयार करता है। सैनिक कहा जाए तो उसके दोस्त जो कि इस यात्रा में उसकी मदद करते हैं। ये सभी लोग जो है कुछ विशिष्ट गुण वाले थे, जो कि रास्ते में आने वाली परेशानियों से जेसन को बचाते हैं। जिसमें हरकुलस था जो कि बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था, पिलियस था, उसके बाद बोरिडोस था जो कि नॉर्थन विंड का पुत्र था, यह उड़ भी सकता था। कैस्टल था, पोलिडस थे, दोनों जुड़वे थे ना, ये भी भगवान के ही उस समय के एक पुत्र थे। ओफियस था जो कि म्यूजिशियन था, ग्रेट म्यूजिशियन कहा जाता है, जो कि अपने संगीत से किसी को भी मोहित कर सकता था। एक महिला हंटर थी ना, और भी लोग थे जो कि सभी को इस कहानी में एग्रोनॉट कहा गया है। एग्रोनॉट इसलिए कहा गया है क्योंकि जो शिप बना था उसे एग्रो नाम दिया गया था और उस पर यात्रा करने वाले सभी एग्रोनॉट्स थे। बहुत सारे परेशानियों को सहते हुए ये लोग गोल्डन फ्लिस पा लेते हैं। जब लौटते हैं फिर भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और जब ये लौट कर आता है तो जो पिलियस किंग था उससे कहा जाता है गद्दी छोड़ने के लिए, लेकिन फिर वो तैयार नहीं होता है। तो फिर इसी क्रम में उसकी एक पत्नी मीडिया बनती है। जो मीडिया रहती है वो जादूगरनी रहती है, वो अपने जादू से पिलियस को मार देती है। गद्दी तो इसे मिल जाता है जेसन को, लेकिन कुछ समय बाद जैसन जो है एक दूसरी महिला से विवाह करना चाहता है, जो कि मीडिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मीडिया उस महिला को एक वस्त्र देती है जिस जो कि शापित होता है, और उसे पहन करके वह जल जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मीडिया जो कि जेसन की पत्नी थी, जेसन के दो पुत्रों को मार देती है। और इन सभी घटनाओं से दुखी होकर के जैसन गद्दी छोड़ देता है और सुनसान अकेले स्थान पर कहीं रह करके अपनी बाकी का जीवन बिताता है और वहीं पर वह मर जाता है। तो कहानी की सीख यही रहती है कि गद्दी तो जैसन प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होता है। तो गांधी जी यही समझाना चाहते हैं कि अगर हम लोग सुख सुविधाओं को प्राप्त भी कर लें, लेकिन उसका जो अंत होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद आगे गांधी जी क्या कहते हैं जरा गौर कीजिए। गांधी जी कहते हैं कि लेट अस एनग्रेव आवर हर्ट्स। एनग्रेव मतलब होता है बैठा लेना, नहीं? तो लेट अस एनग्रेव ऑन आवर हर्ट्स, अपने हृदयों पर हम लोग बैठा लें किस चीज को? द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, जो पश्चिमी दार्शनिक है उनका जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, उसको हम लोग अपने हृदय पर बैठा लें। और उनका आदर्श वाक्य क्या है? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा जीवन और उच्च विचार। जीवन तो सादा हो लेकिन हमारा विचार जो है वो उच्च हो। जीवन तो सादा हो लेकिन विचार हमारा उच्च हो, यानी कि दिखावे वाला जीवन हमें नहीं जीना है, विचार उच्च रखना है। टुडे
इट इज सर्टेन दैट, गांधी जी कहते हैं कि आज यह निश्चित है कि द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग, लाखों के पास ये हाई लिविंग उच्च जीवन तो हो ही नहीं सकते, एंड और वी द फ्यू, और हम लोग जो कुछ बचे हुए हैं, हम लोग जो द फ्यू हैं, हु प्रोफेश, हु का प्रयोग यहाँ जो के अर्थ में किया गया है, जो प्रोफेश करते हैं, जो स्वीकार करते हैं, टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, द मासेस मतलब होता है जनसाधारण, सामान्य लोग, साधारण लोग। तो कहते हैं कि जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो अपना सोच विचार जनसाधारण के प्रति रखते हैं। कुछ लोग, जो बहुत सारे लोग को हाई लिविंग तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ लोग जो इस बात को कहते हैं कि हम लोग अपना सोच विचार जनसाधारण के लिए रखते हैं। रन द रिस्क इन वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, नहीं, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। गांधी जी क्या कहते हैं? हाई लिविंग तो जानते ही है, नहीं? तो गांधी जी कहते हैं कि हम लोग जो कुछ है, जिस बात को स्वीकार करते हैं कि हम लोग अपना सोच विचार जनसाधारण के प्रति रखते हैं, उसमें भी कुछ लोग क्या है, क्या करते हैं कि मिसिंग हाई थिंकिंग, जो उच्च विचार है उसको त्याग देते हैं, नहीं, त्यागने का जोखिम उठाते हैं। रन द रिस्क इन वेन सर्च ऑफ हाई थिंकिंग, क्या करते हैं और जोखिम उठाते हैं, किस लिए? हाई लिविंग के बेकार के खोज में, नहीं, इन वेन मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, व्यर्थ में हाई जीवन की, हाई लिविंग की खोज में जोखिम उठाते हैं और हाई सोच को भूल जाते हैं। लाखों लोग तो ऐसे हैं जिनका, जो लोग हाई लिविंग जी ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इस बात को जो कहते हैं कि हम लोग जनसाधारण के बारे में अपना सोच विचार रखते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं कि हाई थिंकिंग को त्याग देते हैं और जोखिम उठाते हैं किस चीज का, सॉरी, हाई थिंकिंग को त्याग देते हैं और जोखिम उठाते हैं हाई लिविंग के बेकार खोज का, और उन्हें मिलता कुछ नहीं है, ना हाई लिविंग ही मिलता है और ना ही हाई थिंकिंग ही उनका रह जाता है। गांधी जी इसीलिए कहते हैं कि हमें जो है वो गोल्डन फ्लिस के पीछे नहीं भागना है, बहुत ज्यादा हमें शारीरिक कंफर्ट के पीछे नहीं भागना है, भौतिक सुख के पीछे नहीं भागना है। मॉडर्न समय में जो ज्यादातर बीमारियां हैं, नहीं, शुगर की, डायबिटीज हो गई, हार्ट अटैक का आना हो गया, मानसिक तनाव हो गया, ये सारी जो है आवश्यकता से अधिक आराम करने का ही परिणाम है। कुछ वर्ड्स जो ये आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं, इन सभी वर्ड्स को आप लोग जो है अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है? तो हम लोग 23 नंबर पैराग्राफ को समझते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, अगर इस टर्म के, इस शब्द सिविलाइजेशन की अगर वास्तविक अर्थ को हम लोग देखें, कंसिस्ट, तो यह निहित होता है, कंसिस्ट होता है नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, नहीं, अगर सही इस हम लोग तथ्य को समझे, सिविलाइजेशन की जो सही तथ्य है, सही अर्थ है, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, यह गुणज करने में निहित नहीं होता है, यह इच्छाओं को कई गुना बढ़ाने में निहित नहीं होता है, बल्कि इन द डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब होता है जाना बुझा, सोचा समझा, इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब होता है ऐच्छिक, तो सोच समझ करके ऐच्छिक
रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, इच्छाओं पर रोक लगाने में निहित होता है। वास्तव में जो सभ्यता है वह इच्छाओं को कई गुना बढ़ाने में निहित नहीं होता है, बल्कि उन इच्छाओं पर सोच समझ करके ऐच्छिक रूप से रोक लगाने में निहित होता है। दिस अलोन, यह अकेले ही जो ये सिविलाइजेशन है, यह अकेले ही इंक्रीजेस एंड प्रमोट्स, यह बढ़ाता है और प्रोत्साहित करता है कंटेंटमेंट, संतुष्टि को, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी को, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा करने की क्षमता को। जो सभ्यता जो है वो संतुष्टि, वास्तविक खुशी और सेवा करने की क्षमता को अकेले ही बढ़ाता है। 24 एंड लास्ट नंबर पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, हार्मोनी मतलब होता है एकरूपता, समरूपता, और फिजिकल मतलब होता है शारीरिक। एक सर्टेन डिग्री, अ सर्टेन डिग्री यानी कि एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक शारीरिक समरूपता एंड कंफर्ट और शारीरिक आराम इज नेसेसरी, जरूरी है। गांधी जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप दिन रात काम करते रहें। गांधी जी कह रहे हैं कि एक निश्चित सीमा तक आपको जो है शारीरिक समरूपता और आराम की भी आवश्यकता होती है। बट लेकिन एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन उस सीमा के ऊपर इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, यह बाधा बन जाती है, इंस्टीड ऑफ हेल्प, मदद करने के बदले में। मदद करने के स्थान पर यह जरूरत से ज्यादा जो आराम है, यह बाधा, हिंड्रेंस, बाधा बन जाती है। हिंड्रेंस याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। देयरफॉर, इसलिए गांधी जी कहते हैं, देयरफॉर इसलिए, द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अल्टीमेटेड, गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ वांट्स, नहीं, जो हमारा आदर्श है, अगर हम ऐसा आदर्श बनाते हैं कि क्रिएटिंग, निर्माण करें, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, कि एक असीमित संख्या में हम लोग अपनी इच्छाओं को क्या करें, बढ़ाएं। नहीं, यहाँ पर ठीक है, अनलिमिटेड नंबर, अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, नहीं। तो गांधी जी ये कहते हैं कि अगर हम लोग अपनी इच्छाओं को क्या करें, अनगिनत बढ़ाएं, नहीं, अगर हमारा ऐसा आदर्श है, आइडियल हमारा ऐसा है, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उनकी संतुष्टि करें, अगर हमारा ऐसा आदर्श है कि हम अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसे संतुष्ट करते हैं, सिम्स, तो यह प्रतीत होता है, टू बी अ डिल्यूजन, एक भ्रम प्रतीत होता है, एंड अ स्नेयर, यह एक जाल या फंदा प्रतीत होता है। अगर ऐसा हमारा आदर्श है कि हम अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उनकी संतुष्टि करने में लगे हैं, तो गांधी जी के अनुसार हम एक जाल, एक भ्रम में फंसे हुए हैं, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। अगर इच्छाएं अनगिनत हो जाएंगी तो उसे हम लोग संतुष्ट करने में ही लगे रहेंगे, और जीवन का जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है, कभी हम लोग उसके पीछे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे गांधी जी क्या कहते हैं, द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो शेल्फ। गांधी जी कहते हैं कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्टि, यानी कि हमारी शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि, और यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत बौद्धिक आवश्यकता की संतुष्टि, दोनों बातों पर जरा ध्यान दीजिएगा। गांधी जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो संकीर्ण बौद्धिक इच्छाएं हैं
और जो उसकी शारीरिक इच्छाएं हैं उसकी संतुष्टि, उसका सेटिस्फैक्शन मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, वो निश्चित रूप से एक बिंदु पर मिल जाना चाहिए, अ डेड स्टॉप, जो कि उसका अंत बिंदु हो। दोनों की जो है एक, दोनों के बीच एक समानता बनी रहनी चाहिए और दोनों जो है एक निश्चित बिंदु पर मिल करके समाप्त हो जाने चाहिए। बिफोर, इससे पहले कि जो संकीर्ण बौद्धिक इच्छाएं हैं और जो शारीरिक इच्छाएं हैं इट डिजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वलम्चुअसनेस। वलम्चुअसनेस मतलब होता है विलासिता, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल बौद्धिक और शारीरिक और बौद्धिक, और डिजेनरेट मतलब होता है भ्रष्ट हो जाना। तो इससे पहले कि यह शारीरिक और भौतिक विलासिता में भ्रष्ट हो जाए, नहीं, यह आपके शारीरिक और बौद्धिक सुख की उसे आदत लग जाए और यह भ्रष्ट हो जाए, उससे पहले ही जो ये संतुष्टि है वह एक इन अंत बिंदु पर जाकर के मिल जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए, यानी कि एक निश्चित सीमा से आवश्यकता अधिक इसे सुख प्रदान नहीं करना है। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, किसी भी एक व्यक्ति को मस्ट निश्चित अवश्य चाहिए, मॉडल एक्जुलरी का एक शब्द है, तो मस्ट अरेंज उसे निश्चित रूप से व्यवस्थित कर लेनी चाहिए अपने फिजिकल और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को, सांस्कृतिक स्थितियों को। सर्कमस्टांसेस मतलब होता है स्थितियां, शारीरिक और सांस्कृतिक स्थितियों को एक व्यक्ति को निश्चित रूप से व्यवस्थित कर लेनी चाहिए, तो दैट, जिससे कि दे डू नॉट हिंडर, जिससे कि हमारी शारीरिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं बाधा ना बने, कभी रोक ना लगाएं, इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में कभी भी हमारी शारीरिक और सांस्कृतिक स्थितियां बाधा नहीं बननी चाहिए। ऑन विच, जिस पर, यानी कि मानवता की सेवा पर ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, हमारी सारी ऊर्जाएं जो है वो बिल्कुल एकाग्रित होनी चाहिए, एकाग्र होकर के हमें अपनी सारी ऊर्जाओं को क्या करना है, ह्यूमैनिटी की, मानवता की सेवा पर लगाना है। यह गांधी जी का कहना है। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि जो भी हमारी शारीरिक और सांस्कृतिक स्थितियां हैं उन्हें हम इस तरह से व्यवस्थित करें कि मानवता की सेवा में कभी भी वह बाधा ना बने, और मानवता की सेवा पर ही हमें अपनी सारी ऊर्जा, एनर्जी लगानी है। गांधी जी ने यह समझाया, अंत में यह बताया कि जो भी हमें अपनी एनर्जी को बचाना है या जो भी हमें अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करना है, उन सभी को कॉन्सेंट्रेट करना है मानवता की सेवा पर। यानी हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वह होना चाहिए कि हम लोग मानवता की सेवा करें, ह्यूमैनिटी की सर्विस प्रदान करें। तो ये आप लोग का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो समाप्त होता है। इसके समरी और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी समझेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से पहले ज़रूरी है कि आप लोग पूरे चैप्टर्स को अच्छी तरह समझ लें, वीडियोज को अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा देख लें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।